सो हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज है साथियों आप लोगों की 15 जुलाई। और आज हम लोग 15 जुलाई से बनने वाले जितने भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न बने हैं, इन सभी प्रश्नों को हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। और इसी के साथ ही हम लोग 14 जुलाई के भी करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि संडे को आपकी करंट अफेयर्स की क्लास नहीं आई थी। तो आज की क्लास के अंदर हम लोग 2 दिन के करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। और एक बात और साथियों, आज का जो कंटेंट है ये काफी ज्यादा आपको पसंद आने वाला है। और आज की क्लास से आपको डेफिनेटली एग्जाम में प्रश्न भी देखने को मिलेगा। तो चलिए साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पहले हम लोग मात्र 2 मिनट के अंदर लास्ट क्लास के क्वेश्चनों को रिवीजन करते हैं, उसके बाद हम लोग आज के प्रश्नों को कवर करते हैं। तो पहले एक बार मैं आपको फटाफट से मात्र 2 मिनट के अंदर लास्ट क्लास के क्वेश्चनों को रिवीजन करा देता हूँ। उसके बाद हम लोग आज के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि साथियों लास्ट क्लास का ना मैंने आपको पढ़ाया था कि अभी जो कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन है, इसका भी जो 5वां सदस्य देश है ये कौन सा बना था, तो ये बना साथियों बांग्लादेश। पाकिस्तान का जो लाहौर हाई कोर्ट है, यहाँ की भी जो पहली महिला चीफ जस्टिस है ये कौन बनी है, नाम है इनका इनका आलिया नीरम। अभी बागवानी में प्रतिष्ठित जो कृषि नेतृत्व पुरस्कार है 2024, इसमें जो सर्वश्रेष्ठ राज्य है ये कौन सा रहा था, तो नागालैंड। 2024 में अभी अप्रवासियों के लिए विश्व का जो सबसे किफायती देश है ये कौन सा बना था, तो वियतनाम। और लगातार साथ ही तीसरे पर बढ़ रहा है अभी एक बहुराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास जिसका नाम पिच ब्लैक 2024, ये कहां पर आयोजित किया जा रहा है, तो ये के साथ ही ऑस्ट्रेलिया के अंदर। केंद्र सरकार ने अभी किस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है, तो 25 जून को। जैविक उत्पादों के लिए अभी भारत और किस देश के बीच में पारस्परिक मान्यता समझौता हुआ है, तो भारत और ताइवान के बीच में। किस देश के क्रिकेटर है जिनका नाम है जेम्स एंडरसन, इन्होंने अभी इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, तो ये तो साथ इंग्लैंड के। और इन्होंने भी 21 साल के लंबे करियर के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। 10वां जो ब्रिक्स संसदीय मंच है, इसमें भारतीय संसदीय जो प्रतिनिधि मंडल है इसका नेतृत्व कौन कौन करेंगे, तो ये करने वाले थे ओम बिरला साहब, जो कि 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं। और लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था कि भी सड़क सुरक्षा के लिए कार्य योजना अपनाने वाला जो पहला राज्य है ये कौन सा बनने जा रहा है, तो राजस्थान। अब आज का साथियों आप लोग पहला क्वेश्चन देखिए। आज का आपका पहला क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, स्टार मार्क करके रखिएगा। आप लोगों से साथियों पूछ रहा है कभी पूर्वी भारत का पहला जो दिव्यांग विश्वविद्यालय है ये कहां पर खोला जाएगा। तो पहले तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर जान लीजिए। ये खोला जाएगा झारखंड के अंदर। आंसरों को आपको ऑप्शन नंबर डी। देखिए साथियों पूर्वी भारत में जो दिव्यांगों के लिए पहला विश्वविद्यालय है ये झारखंड की जो राजधानी है रांची, यहीं पर खोला जाएगा। और इस विश्वविद्यालय में क्या है कि दिव्यांग जो विद्यार्थी है इनकी आवश्यकता के अनुसार शिक्षा मुहैया कराई जाएगी। और इसके साथ ही साथियों झारखंड सरकार ने क्या है कि नवोत्थान छात्रवृत्ति योजना का भी जो है ये प्रस्ताव किया है, जिसके तहत सरकार क्या है कि प्रतिभाशाली अनाथ एवं जो दिव्यांग विद्यार्थी हैं इनकी पूरी फीस या फिर अधिकतम 10 लाख रुपए तक क्या है कि देगी। और इसके अलावा योजना के तहत क्या है कि विद्यार्थियों को आवास एवं भोजन के लिए 48,000 रुपए की क्या है कि सालाना सहायता दी जाएगी। बात करते साथ हम लोग झारखंड के बारे में। तो पहले आप लोग मैप में लोकेशन देखिए। ये रहा साथियों को मैप में झारखंड, जो कि 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। एक तो करता साथियों उत्तर प्रदेश के साथ, दूसरी इसकी जो सीमा है ये लगती है बिहार राज्य के साथ, तीसरी सीमा साझा करता है छत्तीसगढ़ के साथ, चौथी इसकी सीमा लगती है उड़ीसा राज्य के साथ, और 5वीं लगती है पश्चिम बंगाल के साथ। अब झारखंड के हम लोग स्टैटिक फैक्टर को देख लेते हैं। जैसे कि राजधानी में आपको बता चुका हूँ जो कि रांची। मुख्यमंत्री साथियों भी इसके 13वें बने थे हेमंत सोरेन, और इन्होंने भी तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी चंपई सोरेन के स्थान पर। राज्यपाल यहाँ के सीपी राधाकृष्णन। लोक नृत्य की बात करें तो साथियों मैंने आपको कुछ समय पहले भी पढ़ाया था कि इसमें जो आपको हाईलाइट दिखाई दे रहा है कर्मा लोक नृत्य, यह भी रिसेंटली पूछा गया था एसएससी
CHSL के एग्जाम में। दूसरा आप लोग याद रखिएगा पाइका, संथाल और जो छऊ नृत्य है, ये झारखंड के फेमस लोक नृत्य है। त्योहार की बात करें तो ये मैंने हाईलाइट कर रखा है, भगत पर्व लोक त्योहार, जो कि CGL के एग्जाम में पूछा हुआ है। और दूसरा और याद रखिएगा सुवाता। राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यहाँ पर दो फेमस राष्ट्रीय उद्यान है, एक तो बेतला, दूसरा हजारीबाग। और एक अभ्यारण्य साथी और याद रखिएगा कि जो पलामू अभ्यारण्य है, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। और अभी मैंने आपको रिसेंटली पढ़ाया था 2 दिन पहले कि झारखंड उच्च न्यायालय के अभी जो मुख्य न्यायाधीश है ये कौन बने थे, तो विद्युत रंजन सारंगी, ये याद रखिएगा। अब आज के साथ ही दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार हम लोग आज के ज्ञान के अंदर डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे कि साथियों ये सब हमने पढ़ा हुआ है कि भारत के भी किस राज्य में दुनिया की जो पहली है वैदिक घड़ी ये स्थापित की गई है। ये की गई साथियों उज्जैन मध्य प्रदेश के अंदर। देश का भी जो पहला तांबे के आवरण वाला जो सबसे बड़ा बापू टावर है, ये कहां पर स्थापित किया गया है, ये कह सकते हो बिहार के पटना के अंदर। और अभी हाइब्रिड तकनीक का इस्तेमाल करने वाला भारत का जो पहला स्टेडियम है ये कौन सा बना है, तो ये बना सकते हो हिमाचल प्रदेश के अंदर धर्मशाला स्टेडियम। किस राज्य ने भी पहला गवास और संरक्षण योजना है इसको मंजूरी दे दी है, ये कह सकते हो असम सरकार ने। और ये क्वेश्चन अभी हम लोगों ने पढ़ा है रिसेंटली। किस देश ने भी पहली बार नए बैंक के नोटों में जो होलोग्राफिक तकनीक है इसका इस्तेमाल शुरू किया था, तो ये भी सत्य हम लोगों ने भी कुछ समय पहले ही पढ़ा है, जो कि जापान ने किया है। और अभी खगोलीय पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पहली जो नक्षत्र सभा है इसका आयोजन कहां पर किया गया है, ये किया गया था उत्तराखंड मसूरी के अंदर। अब बढ़ते साथ हम लोग आज के दूसरे क्वेश्चन की ओर। आज का साथियों आपको जो दूसरा क्वेश्चन है ये इंडेक्स से रिलेटेड रहने वाला है। अभी साथियों जो नीति आयोग है इसके द्वारा एक इंडेक्स जारी की गई है जिसका नाम है SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24। इसमें भी शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में पहले स्थान पर जो है ये कौन सा राज्य रहा है, जिसने साथियों SDG गोल के लिए क्या है कि बेहतर प्रदर्शन किया है। तो इस मामले में साथियों जो उत्तराखंड और केरल राज्य ये 79 स्कोर के साथ पहले स्थान पर है। तो आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। देखिए साथियों मैं आपको बता चुका हूं कि जो SDG इंडिया इंडेक्स है 2023-24, इस बार इसका चौथा संस्करण जारी किया है नीति आयोग के द्वारा। और नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष है सुमन बेरी, इन्होंने ही इस सूचकांक को लॉन्च किया है। पहले हम लोग शीर्ष स्थान वाले राज्यों के बारे में देख लेते हैं। तो मैं पहले आपको बता चुका हूं कि जो उत्तराखंड और केरल है ये 79 स्कोर के साथ पहले स्थान पर है। उसके बाद तमिलनाडु राज्य जो है ये 78 स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर रहा है। गोवा और जो हिमाचल प्रदेश है ये 77 स्कोर के साथ तीसरे स्थान पर है। जबकि आखिरी स्थान पर बिहार राज्य रहा है जो कि 57 स्कोर के साथ है। अब बात करते हैं हम इसी के साथ केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। तो शीर्ष स्थान वाले केंद्र शासित प्रदेशों को देखें तो चंडीगढ़ रहा साथियों पहले स्थान पर, जम्मू कश्मीर रहा है दूसरे स्थान पर, जबकि जो पुडुचेरी है ये रहा है तीसरे स्थान पर। अब एक बार हम लोग नीति आयोग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इससे पहले तो आप लोग नीति आयोग का फुल फॉर्म याद रखिएगा कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जो कि साथियों योजना आयोग के स्थान पर गठित किया गया था 1 जनवरी 2015 को। अध्यक्ष इसके हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं जो कि वर्तमान में है नरेंद्र मोदी जी। उपाध्यक्ष कौन है, तो सुमन बेरी। CEO ये कौन है, तो BBR सुब्रमण्यम। और अभी साथियों अगर आप लोगों को याद हो तो 4 जुलाई को मैंने आपको 4 जुलाई को मैंने आपको एक क्वेश्चन पढ़ाया था कि अभी नीति आयोग ने क्या है कि संपूर्णता अभियान शुरू किया था, ये आप लोग याद रखिएगा। ये साथ ही टोटल 17 गोल है, जैसे कि नो पॉवर्टी पहला है, दूसरा है जीरो हंगर, तीसरा है गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, चौथा है क्वालिटी एजुकेशन, पांचवा है जेंडर इक्वलिटी, छठवा है क्लीन एंड वाटर एंड सैनिटेशन। इसी प्रकार से टोटल 17 गोल है। खाली एक बार आप लोग रीड कर लीजिएगा PDF से। क्वेश्चन है जो कि आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। और इस क्वेश्चन साथ ही में आपको सारे के सारे टेनिस से संबंधित प्रश्नों को भी रिवीजन कराने वाला हूं, तो सभी को ध्यान से देखिएगा। पहले आप लोग कुछ क्वेश्चन का आंसर कीजिए कि अभी जो विंबलडन चैंपियनशिप 2024 है इसमें महिला सिंगल का जो खिताब है ये किसने जीता है।
ये जीत ले साथियों बारबोरा क्रिजुकोवा ने। तो करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। देखिए साथियों ये चेक गणराज्य की है टेनिस खिलाड़ी जिनका नाम है बारबोरा क्रिजुकोवा, और इन्होंने भी विंबलडन ओपन 2024 में महिला सिंगल का खिताब जीत लिया है। यदि आप लोगों से पूछे कि जो बारबोरा क्रिजुकोवा है इन्होंने हराया किसको है, तो इन्होंने साथियों इटली की जेस्मिन पाओलिनी को हराया है। और इसका जो फाइनल है ये खेला कहां पर गया था, तो इंग्लैंड के अंदर। बात करते साथियों इसी के साथ हम लोग ऑस्ट्रेलियन ओपन के बारे में। तो पहले साथियों आप लोगों को मैं बता दूं कि एक साल में 4 ग्रैंड स्लैम आयोजित किए जाते हैं और इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी याद रखिएगा। सबसे पहले किया था ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर किया जाता है फ्रेंच ओपन, उसके बाद किया था विंबलडन ओपन, और सबसे आखिरी में यूएस ओपन आयोजित किया जाता है। और ये भी पूछता साथियों कि किस कोर्ट पर खेले जाते हैं, तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलियन ओपन जो यूएस ओपन है ये दोनों खेले जाते हैं हार्ड कोर्ट पर। फ्रेंच ओपन खेला जाता है क्ले कोर्ट पर यानी कि लाल मिट्टी के मैदान पर, और विंबलडन ओपन खेला जाता है ग्रास कोर्ट पर यानी कि घास के मैदान पर। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन के बारे में एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए साथियों ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करें तो बेलारूस के जो आरेना सबालेंका है इन्होंने महिला एकल का खिताब जीता था। और बात करते हैं इसी के साथ फ्रेंच ओपन के बारे में। तो फ्रेंच ओपन में साथियों जो महिला एकल का खिताब है ये जीता था ईगा स्विएटेक ने। और इसी में जो महिला युगल का खिताब है फ्रेंच ओपन में ये जीता था कोको गॉफ और कैटरीना सिनियाकोवा ने। अब आज का साथियों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी से रिलेटेड, जो कि पुरुष से संबंधित रहने वाला है। अभी विंबलडन ओपन 2024 में जो पुरुष सिंगल का खिताब है ये किसने जीता है, ये जीतने साथियों स्पेन के कार्लोस अलगराज ने। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। ये साथियों आपको जो इमेज में दिखाई दे रहा है ये स्पेन के कार्लोस अलगराज, जिन्होंने अभी दूसरी बार विंबलडन ओपन 2024 का खिताब जीता है। और इन्होंने साथियों हराया किसको है, तो इन्होंने 17 बार के चैंपियन सर्बिया के नोवाक जोकोविच को हराया है। फाइनल में आपको बता चुका हूं कि इंग्लैंड के अंदर खेला गया था। अब एक बार हम लोग ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं कि पुरुष सिंगल का खिताब किसने जीता है। तो पहले बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन के बारे में। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में साथियों जो पुरुष सिंगल का खिताब जीता था ये इटली के जानिक सिनर ने जीता था। और इसी में साथियों आपको पुरुष युगल का खिताब भी याद रखना है क्योंकि ये भारत के खिलाड़ी ने जीता था। नाम है जिनका रोहन बोपन्ना, और इन्होंने मैथ्यू एबडन के साथ मिलकर जीता था पुरुष युगल का खिताब। बात करते हैं फ्रेंच ओपन के बारे में कि फ्रेंच ओपन में पुरुष सिंगल का खिताब किसने जीता है। तो पुरुष एकल का जो खिताब है ये कार्लोस अलगराज ने जीता है फ्रेंच ओपन का। जबकि युगल का खिताब किसने जीता था, तो पूरू मार्सेलो एरेवालो और मैट पाविक के द्वारा। अब एक बार साथियों आप लोग आज के ज्ञान के अंदर देखिए, अभी इटालियन ओपन 2024 भी आयोजित किया जा चुका था। इसके बारे में एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है इसी से रिलेटेड कि अभी इटालियन ओपन 2024 में जो महिला सिंगल का खिताब है ये किसने जीता था। आंसर होगा साथियों आपको ईगा स्विएटेक, जो कि पोलैंड की स्टार टेनिस खिलाड़ी है। इटालियन ओपन 2024 में पुरुष सिंगल का खिताब किसने जीता था, ये जीता साथियों अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने। और अभी जो स्टटगार्ट ओपन है 2024 इसमें महिला एकल का खिताब किसने जीता था, ये जीता था एलेना रायबाकिना ने। बात करते हैं अब मियामी ओपन के बारे में जो कि आयोजित किया जा चुका है। अभी मियामी ओपन 2024 का जो महिला एकल का खिताब है ये किसने जीता था, ये जीते साथियों डैनियल कॉलिंस ने। मियामी ओपन 2024 का जो पुरुष एकल का खिताब है ये किसने जीता था, ये जीते साथियों इटली के जानिक सिनर ने। और मियामी ओपन 2024 का जो पुरुष युगल का खिताब है ये किसने जीता था, तो इस साथियों बात की खिलाड़ी ने जीता था। नाम है जिनका रोहन बोपन्ना, और किसके साथ मिलकर, तो मैथ्यू एबडन के साथ मिलकर। आई होप साथियों आपको सारे के सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे। अब आज के अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भी किस देश के राष्ट्रपति जिनका नाम है गीतानास नौसेदा, इन्होंने अपने दूसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति पद की शपथ ली है, ये ले सकते लिथुआनिया के। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी, जो कि एक बाल्टिक देश है।
और यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर स्थित है। देखिए साथियों, जो गीतानास नौसेना है, इनको 74.5% वोट मिले हैं और इन्होंने हराया किसको है, तो सीमो नीटो को, जिनको मात्र 24% वोट मिले हैं। और अभी ये लिथुआना के दूसरी बार राष्ट्रपति बन चुके हैं। बात करते साथियों लिथुआनिया के बारे में, तो पहले मैप के माध्यम से समझते हैं। ये था साथियों यूरोप कॉन्टिनेंट, और यूरोप कॉन्टिनेंट में मैंने जितना भी हाईलाइट पार्ट कर रखा है, ये साथ है आपको लिथुआनिया। लिथुआनिया की अगर आप लोगों से राजधानी पूछे तो ये साथ है आपकी वीनियस। मुद्रा के चलती है तो यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर है, इसलिए चलती है मुद्रा यूरो। और प्रधानमंत्री कौन है यहाँ के, तो इंग्रिडा सिमोनिटो, ये वर्तमान में लिथुआनिया के प्रधानमंत्री हैं। और अब दूसरी बार राष्ट्रपति कौन बन चुके हैं, तो गीतानास नौसेना। यहां से साथ ही एक क्वेश्चन और पूछता है कि इनमें से ऐसा कौन सा देश है जो कि बाल्टिक देश नहीं है। तो याद रखिएगा 3 देश जो है ये बाल्टिक है, क्योंकि बाल्टिक सागर से इनकी सीमा लगती है। एक तो एस्टोनिया, दूसरा है लातविया और तीसरा है लिथुआनिया। जो बेलारूस है ये बाल्टिक देश नहीं है, तो याद रखिएगा। अब एक बार आज के ज्ञान के अंदर देखिए, क्योंकि ये राष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन है। तो ये साथी हम लोगों ने हाल फिलहाल में ही पढ़े हैं और जुलाई महीने के अंदर ही पढ़े हैं। जैसे कि डिक सूफ, इन्होंने भी किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। ये भी साथी नीदरलैंड के। हाल ही में ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, ये बने थे साथी ऋषि सुनक के स्थान पर कीर स्टारमर। और हाल ही में ईरान के जो नए राष्ट्रपति हैं ये कौन बने थे, ये बने साथी मसूद पेजिशकियान। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भी मध्य प्रदेश जो हाई कोर्ट है, यहाँ के जो नए मुख्य न्यायाधीश हैं ये कौन बने हैं। नाम है साथियों इनका गुरमीत सिंह संधावालिया। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। देखिए साथियों, जो जस्टिस गुरमीत सिंह संधावालिया है, इनको भी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। और यदि आप लोगों से पूछे कि इन्होंने स्थान किसका लिया है, तो इन्होंने सील नागू का स्थान लिया है। क्योंकि मैंने अभी आपको सील नागू का भी नाम पढ़ाया था कि जो सील नागू है, इनको भी पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। और इसी के साथ मैंने आपको एक नाम और पढ़ाया था कि अभी ए मोहम्मद जो मुस्तफा है, इनको भी केरल उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। तो इनको भी याद रखिएगा इसी से रिलेट कर। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी जो आम महोत्सव है 2024, इसका जो उद्घाटन है ये कहां पर किया गया है। ये सतु लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। अभी उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, इन्होंने भी उत्तर प्रदेश के जो अवध शिल्प ग्राम है, यहाँ पर आम महोत्सव 2024 का उद्घाटन किया है। और ये सतु 3 दिवसीय आम महोत्सव है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अपने हाथों फ्लैग ऑफ कर जापान को जो है ये 15 टन आम भेजे है। और पहली बार सतु लखनऊ का क्या है कि दशहरी जो आम है ये अमेरिका को भेजा गया है। आम महोत्सव में 700 से अधिक जो प्रजाति है इनका प्रदर्शन किया है। और प्रदेश में आम की लगभग 1000 जो प्रजाति है इनका उत्पादन किया जा रहा है। उसमें साथ ही 25 से 30% आम का उत्पादन क्या है कि यूपी में ही होता है। अब एक बार आज के ज्ञान के अंदर देखिए, ये फेस्टिवल भी हम लोगों ने अभी पढ़े हैं हाल फिलहाल में, जुलाई महीने के अंदर ही। मैंने अभी आपको पढ़ाया था कि जो 34वां सैंग खीलंग उत्सव है ये कहां पर संपन्न हुआ है। ये होता है मेघालय के अंदर। अभी जो बैदिन खलम है त्योहार, ये किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है, ये भी सत्य मेघालय का। और जो त्रिशूल पूरम है, ये किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध मंदिर उत्सव है, तो ये सत्य केरल का। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी जो न्यू ब्रॉडकास्ट एंड डिजिटल एसोसिएशन है यानी कि एनबीडीए, इसके जो अध्यक्ष हैं ये कौन बने हैं। ये बन चुके साथियों रजत शर्मा। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। बात कर सकते हम लोग एनडीबीए के बारे में, यानी कि न्यू ब्रॉडकास्ट एंड डिजिटल एसोसिएशन। तो इस बात में क्या है कि समाचार प्रसारकों का सबसे बड़ा संगठन है।
जिसमें देश के लगभग सभी प्रमुख समाचार क्या है कि नेटवर्क शामिल है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 3 जुलाई 2007 को। और पहले साथ जो एनबीडी है, न्यू ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन, इसे किस नाम से जाना जाता था? तो न्यू ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन के नाम से। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखिए, यह भी हाल फिलहाल में हम लोगों ने अपॉइंटमेंट पड़े हुए हैं। जैसे कि मैंने आपको पढ़ा था कि अभी जो एंटोनियो कोस्टा है, इनको भी यूरोपीय संघ की यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष बनाया गया है। अभी नया विदेश सचिव किसे बनाया गया था? तो विक्रम मिस्त्री को। जो गिरिजा सुब्रमण्यम है, ये भी न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी की नई सीएमडी बनी थी। कुलदीप सिंह खरोला की बात करें तो इनको भी नेशनल टेस्टिंग जो एजेंसी है एनटीए, इसका नया महानिदेशक बनाया गया था। और अभी जो कपिल देव है, इनको प्रोफेशनल जो गोल्फ टूर ऑफ इंडिया है यानी कि पीजीटीआई, इसका अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व जो जनसंख्या दिवस है, यह हर साल कब मनाया जाता है? तो देखिए साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर लोग वैसे जानते हैं कि ये हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है। फिर हम लोग विश्व जनसंख्या के दिवस के बारे में पढ़ लेते हैं। उसके बाद मैं साथियों को 2011 की जनगणना से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन रिवीजन कराने वाला हूँ, जो कि घुमा फिराकर इन्हीं से पूछता रहता है। तो पहले तो आप लोग याद रखिएगा कि जो विश्व जनसंख्या दिवस है, यह 1989 में जो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है, इसकी गवर्निंग काउंसिल के द्वारा स्थापित किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या है? तो विभिन्न जनसंख्या मुद्दों पर लोगों को जागरूकता बढ़ाना। हर साल किसी न किसी विषय के साथ मनाया जाता है। 2023-24 की इसकी थीम क्या है? तो लीव नो वन बिहाइंड, काउंट स्टड एवरीवन, ये 2024 के लिए विश्व जनसंख्या दिवस की थीम है। अब बात करते हैं जनगणना 2011 के बारे में। तो साथियों पूछता है कि भारत में जो पहली जनगणना है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1872 के अंदर लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। लेकिन यदि आप लोगों से पूछे कि देश में जो नियमित जनगणना है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1881 में रिपन के शासनकाल में। प्रथम जो जनगणना कमिश्नर है, ये कौन थे? तो ये थे साथियों डब्ल्यू क्लोडेन। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना की बात करें तो ये 1951 के अंदर हुई थी। और इनमें से कौन सा सदस्य पूछता है कि ऐसे में से कौन सा वर्ष है जो कि जनगणना का महाविभाजन वर्ष है? तो ये 1921। 2011 की जनगणना का जो आदर्श वाक्य है, ये क्या था? तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य। और 2011 की जनगणना की बात करें तो क्रम में देश की तो 15वीं है, तथा स्वतंत्र भारत की ये 7वीं जनगणना है। और साक्षरता दर के बारे में बात करें तो यदि आप लोगों से पूछे कि भारत की कुल साक्षरता दर क्या है, तो 73%, जिसमें से खाली पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो ये 80.9% है। महिला साक्षरता दर इसमें कितनी है? तो 64.6%। लिंग अनुपात की बात करें तो 1000 पुरुषों पे 943 महिलाएं। और भारत में साथियों विश्व का जो जनसंख्या भाग है, ये कितना है? तो लगभग 17.5%। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी हाल ही में जो बीएसएनएल है, इसके अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये बना सकते रॉबर्ट जे रवि को। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। अभी साथ में जो बीएसएनएल है, इसके जो अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक थे, जिनका नाम पी के पुरवा, इनको क्या सेवा विस्तार देने से सरकार ने इनकार कर दिया है। और इसके बाद जो रॉबर्ट ए रवि है, इनको 15 जुलाई से 6 महीने की अवधि के लिए बीएसएनएल के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। बात करते हैं हम लोग बीएसएनएल के बारे में, यानी कि भारतीय संचार निगम लिमिटेड के बारे में। तो इसका जो गठन है 15 सितंबर सन 2000 को हुआ था। मुख्यालय का है तो नई दिल्ली के अंदर। इसकी टैगलाइन क्या है? तो कनेक्टिंग इंडिया। और पहले साथ जो बीएसएनएल है, इसको किप्स नाम से जाना था, तो सेल1 के नाम से। ये आज का साथियों आपका आखिरी क्वेश्चन है कि अभी जो नेपाल है, यहाँ के तीसरी बार जो प्रधानमंत्री है, ये किसे नियुक्त किया गया है? ये बन चुके साथियों केपी शर्मा ओली। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। हालांकि साथियों जो केपी शर्मा ओली है, ये चीन समर्थक है और ये अभी नेपाल के तीसरी बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। अच्छा, इन्होंने स्थान किसका लिया है? तो इन्होंने पुष्प कमल दयाल प्रचंड का स्थान लिया है, क्योंकि साथियों जो पुष्प कमल दयाल प्रचंड है,
ये शुक्रवार को प्रतिनिधि सभा में विश्वास मत क्या है कि ये हार गए थे, जिस कारण क्या है कि नई सरकार का गठन किया गया है और ये चीन समर्थक है। बात करते हैं हम लोग नेपाल के बारे में, तो राजधानी आप लोग जानते हैं जो कि काठमांडू, मुद्रा चलती नेपाली रूपी, प्रधानमंत्री आप लोग जानते हैं जो कि बन चुके हैं केपी शर्मा ओली। ये आज का सत्य का क्वेश्चन ऑफ द डे है कि अभी एनीमिया मुक्त भारत अभियान में देश में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा है। इस क्वेश्चन का साथियों आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर कीजिएगा। और यदि साथियों आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो पे एक लाइक और एक शेयर करना मत भूलिएगा। अब हम जल्दी मिलेंगे अगली क्लास के साथ ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।